अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये मेरा कोरिया के सफ़रनामे का दूसरा सबक है। अभी जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि भाई मेरा आने का यहाँ पे मकसद क्या है। चूँकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्की है। अब हमारे हिंदुस्तान में लोग गरीबी की वजह से ख़ुदकशी कर रहे हैं, किसान कर्ज़ों की वजह से ख़ुदकशी कर रहे हैं। यहाँ पे उसका उल्टा है। लोगों के पास पैसा है, दौलत है, अय्याशी का पूरा साजो सामान है, कोई रोकने वाला नहीं। मगर लोग यहाँ के अय्याशी कर कर के भी थक चुके हैं। कब तक इंसान अय्याशी करेगा? वो अय्याशी करके भी थक गए हैं तो ज़िंदगियों से बेजार होकर इस तरह का कदम उठाने पे मजबूर हो रहे हैं। और दूसरी तरफ एक चीज़ यहाँ पे ये भी है, यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स है। यानी जो उनका काम है उनका पूरा 101% उसी के ऊपर कॉन्संट्रेट होता है कि भाई मेरा जो काम है मैं इसको अच्छे और अच्छे अंदाज से कैसे करूं। अभी मैं आपको उसका एग्ज़ाम्पल देता हूं। यानी प्रोफेशनल्स होने की वजह से क्या है कि लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, और बातचीत कम होने की वजह से, कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से आपस में बाज़ लोग ऐसे हैं कि जिनको 15-15 दिन हो चुके हैं, उन्होंने कभी किसी से बात नहीं की। बाज़ ऐसे हैं उनको महीना 2-2 महीने हो जाते हैं, उनकी किसी से बातचीत नहीं होती है। अब आप सोचो, आदमी खामोश ही है तो वो ज़हनी तौर पे फिर परेशानियों का शिकार हो रहा है। अब आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, उस पे से आप अंदाज़ा लगाएंगे कि यहाँ के लोग कितने प्रोफेशनल होते हैं और वो किस तरह से सिर्फ अपने काम पर कंसंट्रेट करते हैं। अभी मेरे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं तो रात में अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग आए थे मिलने के लिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा, इन लोगों ने मुझे एक ये 6 स्टार होटल है, ग्रैंड कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल होटल बोलकर, उसके तकरीबन ये 34 फ्लोर्स की होटल है, जिसके अंदर बड़ा स्वीट रूम इन्होंने मुझे दिया हुआ है। तो वो सब लोग मिलने के लिए आए थे। मैंने फिर उन लोगों के लिए चाय बनाया रूम में ही, क्योंकि यहाँ पे पूरा इंतज़ाम भी है। तो बातचीत हम लोगों की होने लगी। तब मैंने उनसे सवाल किया, मैं बोला भाई आपके वालिद साहब क्या करते हैं, आप कौन से गाँव के, प्रॉपर शहर के हैं या दूर के हैं? तो उसने कहा कि भाई मेरे वालिद साहब जो है गांव में रहते हैं और वो फार्मर है, खेती बाड़ी का काम करते हैं, किसान हैं। फिर दूसरे से भी इस तरह से मैंने सवाल किया, उसने कहा मेरे वालिद साहब टीचर है, हम लोग यहाँ शहर में ही रहते। अब देखो, वो दोनों एक दूसरे के साथ में पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों को ये नहीं मालूम था कि इसके वालिद साहब किसान हैं और दूसरे के वालिद साहब टीचर है। तो जिसके वालिद साहब टीचर थे उसने वो किसान के बेटे से पूछा, यानी उससे, बोले योर फादर इज़ फार्मर? उसने कहा यस माय फादर इज़ फार्मर। ओह माय गॉड, विच टाइप ऑफ फार्मिंग यू आर डूइंग देयर? यानी तुम लोग किस तरह की खेती बाड़ी वहाँ पर करते हो? उसने उससे सवाल किया। तो फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा व्हाई यू आस्किंग लाइक दैट, यू डोंट नो? मैंने कहा कि भाई तुझे मालूम नहीं है, 15 साल से तुम लोग एक दूसरे के साथ उठ रहे हो, एक दूसरे के साथ बैठ रहे हो, एक दूसरे के साथ काम कर रहे हो, एक ही लाइन में, एक ही फील्ड में हो, एक साथ में हो। बोले नहीं नहीं, हम लोगों ने कभी किसी से एक दूसरे से इस तरह का कोई सवाल पूछा ही नहीं। मैंने कहा मेरे भाई, हमारे यहाँ इंडिया के अंदर तुमको 15 साल हो गए, अगर हमारे यहाँ पे 15 मिनट की मुलाकात भी किसी से हो जाए तो इंसान उसकी पूरे ख़ानदान की हिस्ट्री निकालता है। ट्रेन के अंदर अगर कोई आधे घंटे 1 घंटे का सफ़र कर रहा है, उस सफ़र के दरमियान में एक दूसरे की पूरी मालूमात ले लेते, आपका कारोबार क्या है, आप क्या बिज़नेस करते हैं, आप कहाँ रहते हैं। यहाँ तक कि मैंने कहा अगर लॉन्ग डिस्टेंस के हमारे यहाँ पे सफ़र हो, उस दरमियान में तो रिश्तेदारियाँ भी हो जाती है, और इधर की बारात उधर और उधर की बारात इधर भी आ जाती है। हमारे यहाँ पे लोग इतने ज़्यादा सोशल है, और वाकई में भी ये काबिल तारीफ़ है हमारे हिंदुस्तान की ख़ुसूसियत। मैं वो भी आपको आगे बताता हूँ कि हमारे लोग किस तरह से सोशल होने की वजह से, अभी जैसे हमने पिछले दिनों में देखा कि माशाअल्लाह बांग्लादेश के
बॉर्डर पे जाकर हमारे जो सिख भाई है उन्होंने बर्मा के मुसलमानों की मदद की, उनको खाना वगैरह खिलाया। ये हमारे हिंदुस्तान की खुसूसियत है। उसके अलावा अभी बॉम्बे में बारिश हो गई थी, बहुत सारी जगह पर मस्जिदों के दरवाज़े मुसलमानों ने खोल दिए हर एक के लिए। इसी तरह से अभी गणपति के पीरियड में बाज़ जगह पे सुनने को मिला कि जुमा की नमाज़ के लिए जगह नहीं थी, तो बहुत से पिंडाल वालों ने अपने पिंडाल के अंदर नमाज के लिए जगह दे दी। इसी तरीक़े से अभी बकरीद के मौके पर एक जगह पे सुनने के लिए मिला कि वहाँ का पूरा का पूरा गुरुद्वारा, उस गांव के अंदर बारिश बहुत ज़्यादा हुई तो हमारे सिख भाइयों ने पूरा गुरुद्वारा साफ़ करके मुसलमानों के हवाले किया कि भाई ये तुम्हारा ईद का दिन है, बारिश में कीचड़ में कहाँ नमाज़ पढ़ोगे, इसलिए हमारे गुरुद्वारे में नमाज़ पढ़ो। मुसलमानों ने ईद की नमाज़ वहाँ पे अदा की। ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो सोशल मेंटलिटी है, ये सब उसकी देन है। ये अब यहाँ पे कैसा है, प्रोफेशनल, बात करने को तैयार नहीं लोग एक दूसरे से। तो मेरे आपको बताने का मकसद यही था कि जब बात नहीं होगी, कम्युनिकेशन नहीं, तो मेंटली स्ट्रेस का शिकार होकर लोग ख़ुदकशियाँ कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले में इन लोगों ने ये जब कॉन्फ्रेंस रखी कि भाई हमारे यहाँ के जो लोग हैं इनको ज़िंदगी की अहमियत बताई जाए, लोगों से कहा कि भाई तुम किसी ना किसी मज़हब के साथ में जुड़ो। अब मैंने भी वही इरादा किया था कि मेरे जो फॉलोवर्स है इंशाअल्लाह उनको और अच्छी तरह से समझा के, क्योंकि बहुत सारे हैं मेरे जो फॉलोवर्स वो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होना चाहते हैं, और मेरी नीयत है कि यहाँ से वापसी से पहले मैं तकरीबन 10 तक लोगों को तो कलीमा पढ़ा ही लूँगा इंशाअल्लाह। और मैंने ये भी सोचा हूँ, यहाँ का एक लोकल इस्लामिक सेंटर है, बड़ी मस्जिद भी है वहाँ पर, वहाँ मैं विज़िट करने वाला हूँ। अल्लाह ने चाहा तो आज या कल करूँगा, और उनसे मिल के मुझे ख़ास तौर पे ये बोलना है कि देखो भाई, यहाँ पे मेरे तो पहचान वाले बहुत सारे हैं जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अब उनमें बहुत सौ के इस्लाम समझ में आ चुका है, बहुत से मुसलमान होना चाहते हैं। ऐसे तमाम लोगों को मैं आपसे जोड़ूंगा कि भाई देखो, कोरिया में सियोल के अंदर फ़लानी जगह पे हमारा एक इस्लामिक सेंटर है, आप जाओ वहाँ पे जाके मिलो। क्योंकि मैंने कहा मेरा काम खाली कलीमा पढ़ाने का है और आपसे जोड़ने का है, बाकी ज़िम्मेदारी अब आपकी, उनके टच में रहना, उनको और ज़्यादा इस्लाम के बारे में बताना, सिखाना, अपने सेंटर पे बार बार बुलाना। तो मैंने सोचा हूँ इंशाअल्लाह इस तरीक़े से मुझे अपना काम आगे बढ़ाना है। चूँकि अपने यहाँ पे और यहाँ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे लोग एकदम कोरे कागज़ के जैसे हैं, उनके दिमाग में जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी डाउट होगा, वो उसी टाइम पे पूछते हैं, उसी टाइम पे सवाल करते हैं, और जब हम उनको सही ढंग से समझा देवे तो माशाल्लाह वो सेटिस्फाइड भी हो जाते हैं, उस बात को एक्सेप्ट भी करते हैं। हमारी तरह से रेटा राटी नहीं करते, हमारे यहाँ की तरह से मुनाज़रेबाज़ी नहीं करते, फ़ौरन उस बात को कबूल कर लेते हैं, क्योंकि बेचारों ने मंतिक़ की किताब नहीं पढ़ी हुई है। तो इसके लिए उनके जहन बिल्कुल साफ़ है और एकदम प्लेन है। तो इस तरीक़े से अभी ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसीलिए यहाँ की गवर्नमेंट ने और ऑर्गेनाइजेशन ने इरादा किया कि भाई दुनिया भर के जो लोग हैं, तमाम अलग अलग रिलीजन के, क्योंकि दुनिया में आज जो बिगाड़ है वो इसी का बिगाड़ है कि हर मज़हब वाला, हर एक जहन वाला वो ये कह रहा है हम सही है, हम हक़ पे है। अगर ये सब में आपस में जोड़ पैदा हो जाए तो पूरी दुनिया से बहुत सारे फितने फसाद तो उसी की वजह से ख़त्म हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीक़े से कल जो है यहाँ पे इफ्तिताही प्रोग्राम था, उसके अंदर मेरी शिरकत हो गई। और आज जो है इंशाअल्लाह अलग अलग हॉल्स के अंदर अलग अलग कैटेगरी के लोग, चूँकि यहाँ पे हर लाइन के लोग आए हुए हैं, रिलीजियस लोग भी है, और उसी के साथ में जो है पॉलिटिशियंस भी है, इंडस्ट्रियल्स भी है, मीडिया वाले भी है। तो हर एक को उनके अलग अलग हॉल के अंदर अलग अलग टाइप की जो है कॉन्फ्रेंसें होगी। अल्लाह ने चाहा तो आज मुझे भी बोलने का मौका मिलेगा, और मुझे मिलेगा तो मैंने इंशाअल्लाह कुछ पॉइंट्स नोट करके रखे हैं जिसके ऊपर बोलूँगा। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह कल जो है मैंने बहुत सारे बड़े बड़े बुद्ध लीडरों से मुलाकात की, जिसमें कनाडा के एक लीडर थे, यूएसए के एक लीडर थे, लाओस के, कंबोडिया के और बांग्लादेश के। उनसे मिलके मैंने डिस्कशन किया इसी टॉपिक के ऊपर। मैंने कहा देखो, म्यांमार में मुसलमानों के साथ में जो हो रहा है, इस वजह से पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में तुम्हारी इमेज ख़राब हो रही है।
तुम दुनिया के किसी भी मुल्क में जा रहे हो, लोग तुमको उसी नज़र से देख रहे हैं कि भाई तुम्हारी वजह से। उनको ये नहीं मालूम है कि करने वाले खाली एक मुल्क के अंदर है, लेकिन हर मुल्क के अंदर तुमको उस नज़रिए से देखा जा रहा है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम बर्मा के अंदर जो तुम्हारे बुद्धिज़्म के बड़े बड़े लीडर्स हैं और बुद्ध कम्युनिटी के बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, उनको प्रेशराइज़ करो आपकी कम्युनिटी के थ्रू। और एक बड़े लीडर से भी मैंने मुलाकात किया जो इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो बॉडी के अंदर उसके मेंबर है। मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा आप लोगों का काम है उनको प्रेशराइज़ कराने का, चूँकि उनका जो हक़ है, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको उनका हक़ मिलना चाहिए। वो उस मुल्क में 450-500 साल से जब रहते हैं, तो सिर्फ 20 लाख मुसलमानों का मसला है। या तो आप उनको सिटीज़नशिप दे, और अगर नहीं देना है आपको सिटीज़नशिप तो कोई मसला नहीं है, बग़ैर मार धाड़ के यूनाइटेड नेशन के थ्रू उनके मसले को हल करो। ये मसला आप लोगों ने वहाँ पे लेकर जाना चाहिए। और मैंने कहा इसको आप लोगों को दिल पे लेकर इसका सॉल्यूशन वैसे ही निकालना पड़ेगा, वरना आगे अगर और ज़्यादा हालात ख़राब हुए तो फिर कौन उसका ज़िम्मेदार है। बहुत सारी मेरी डिस्कशन हुई, बातें हुई उन लोगों के साथ में। वो लोग मेरी बातों से सेटिस्फाइड भी हुए माशाल्लाह, और मैंने तमाम लोगों को अपना कार्ड भी दिया। मैंने कहा कि कुछ भी अगर आप लोगों को इस टॉपिक पे बात करना है, ये मेरा कार्ड है, मुझे मेल करो, हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन इसका सॉल्यूशन ज़रूरी है। और मैंने भी उन लोगों के कॉन्टैक्ट्स, उन लोगों के कार्ड्स लिया हूँ ताकि मैं और ज़्यादा आगे उनके साथ में कम्युनिकेशन करता रहूँ। तो इस तरीक़े से मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, हमारा आज का जो है यहाँ पे ऐसा शेड्यूल चल रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता था सफ़रनामे के दूसरे हिस्से में कि अल्हम्दुलिल्लाह जुमा के दिन सुबह में पूना से मेरी रवानगी हुई, और रवानगी होने के बाद में जो है मैं रेलवे स्टेशन पे पहुंचा तो पहले ऑलरेडी मेरा 1 महीना पहले से रिज़र्वेशन बना हुआ था। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि हमारे यहाँ पर एक जगह पर बुलेट ट्रेन का उद्घाटन और इफ्तिताह हो रहा है, और वहीं पे दूसरी तरफ ये हाल कि जब मैं स्टेशन पे आया तो पता चला कि हमारी ट्रेन कैंसिल है। मैंने पूछा भाई क्यों कैंसिल है, तो उन्होंने कहा इसलिए कैंसिल है कि कहीं पर कोई मालगाड़ी का डब्बा जो है वो पटरी से नीचे उतर गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर मैंने टैक्सी किया और टैक्सी के ज़रिए से बॉम्बे आया। बॉम्बे पहुंचने के बाद अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए हमारे एक अज़ीज़ दोस्त इमरान सैयद साहब को, उनके वालिद साहब को माशाल्लाह जुमा की नमाज़ वग़ैरह मुझे एक जगह मिल गई। 2:45 बजे की नमाज़ थी, वहाँ पे नमाज़ वग़ैरह पढ़ के फ़ारिग़ होकर फिर उनके मकान पे खाना वग़ैरह खा के उन्होंने मुझे अपनी कार के अंदर एयरपोर्ट तक ड्रॉप किया। और उनके एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह एकदम सहूलत से, इत्मीनान से, सुकून से, चैन से मेरा जो सफ़र था वो आगे बढ़ता रहा। और मैं तमाम फ़ॉर्मेलिटीज़ को, चूँकि वक्त पे काम हो रहे थे, इसके लिए सुकून से सारे काम हो गए। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह गेट पे आकर अपने फ़्लाइट का वेट करने लगा। थाई एयरवेज़ बोइंग 777 से हमारा सफ़र था, उसके अंदर हम लोग सवार हो गए। चूँकि ये मुंबई टू बैंकॉक और बैंकॉक से हमको सियोल छोड़ने वाला था, इस तरह से तरतीब थी, और बैंकॉक में फ़्लाइट चेंज करना था। तो मैंने पहले से वेजिटेरियन फूड उसके अंदर सेलेक्ट किया हुआ था, लेकिन फिर भी मेरी तबीयत ने गवारा नहीं किया, इसलिए कि पता नहीं है वो वेजिटेरियन फूड भी सही होगा या नहीं होगा। तो बस उसी तरह से सफ़र चलता रहा। 1-2 मरतबा ब्लैक टी मैंने वहाँ पे पिया, और सुबह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह बैंकॉक के अंदर हम लोग लैंड हुए। फजर की नमाज़ का वक्त था। माशाअल्लाह अल्लाह का कितना बड़ा करम हो गया, एहसान हो गया। आज अल्लाह ने कितनी सहूलतों का मुआमला हमारे साथ में किया कि मगरिब के वक्त में मैं जब मुंबई एयरपोर्ट पे पहुंचा तो वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 जगह पे मस्जिद बनी हुई है एयरपोर्ट के अंदर, जहाँ पे मैंने मगरिब और ईशा की नमाज़ अदा की। वहीं पे अब जब मैं बैंकॉक में पहुँचा तो यहाँ पे भी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बेहतरीन बाज़ाब्ता बोर्ड के साथ मुस्लिम प्रेयर रूम। हम सोच सकते हैं कि गैरों ने अपने मुल्कों में अपने एयरपोर्ट्स के ऊपर मुसलमानों के लिए नमाज़ों का इंतज़ाम कर दिया, मगर अफसोस की बात यह है कि हम मुसलमान नमाज को कायम करने के लिए तैयार नहीं। ये जितने लोग सोशल मीडिया पे रिक्वेस्टें करते हैं कि बर्मा के मुसलमानों के लिए दुआ करो, इसके लिए दुआ करो, उसके लिए दुआ करो, ये सिर्फ़ दरख्वास्तें करते हैं।
अगर ये तमाम मुसलमान ही ख़ुद 5 वक्ता नमाजी बनकर 5 वक्त पूरी उम्मत के लिए दुआ करने लग जाएंगे, अल्लाह पूरी उम्मत के मसाइल को हल करेंगे। असल में बिगाड़ हमारा है। दुनिया ने हमारे लिए मस्जिदें बना के रखी, गैरों ने अपने एयरपोर्ट के ऊपर और लिखा उस पर मुस्लिम प्रेयर रूम, मगर अफसोस की बात यह है अब हमने सोचना चाहिए कि हम उसको आबाद कर रहे हैं या नहीं। तो इंशाअल्लाह मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, सफ़रनामा इसी तरीक़े से चलता रहेगा। अब इसके आगे का हिस्सा मैं कल बयान करूँगा। आप लोग दुआ फ़रमाएं, अल्लाह तबारक व तआला मुझे और लोगों से मिलकर इस मसले पे बात करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएं। वैसे फ़लस्तीन के एक मिनिस्टर से भी आज मेरी मुलाकात हुई, जिन्होंने कल बहुत ज़बरदस्त स्पीच दिए थे। उनको भी मैंने मिल के जो है बातचीत किया और कहा कि आपने बहुत अच्छी बात की अल्हम्दुलिल्लाह, और एक तस्वीर भी लिया उनके साथ। बस दुआ फ़रमाते रहे आप, अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।